स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस के पूछे गए प्रश्न को देखेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में सभी के सभी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। पहले प्रश्न को साथ ही साथ आप लोग भी उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कितना सही कर पा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उलांग जो चाय है वो आपका ताइवान में आपका उत्पादित की जाती है। यह चाय की एक महत्वपूर्ण किस्म है। बात करेंगे अगर श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था है वह चाय के निर्यात पर टिकी हुई है। भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा जो चाय का उत्पादन होता है वो आपका असम राज्य में होता है। असम राज्य में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, जबकि भारत के जो दार्जिलिंग की चाय है वह भारत का सबसे अच्छी किस्म की चाय वहीं मतलब पाई जाती है। चाय में जो पाया जाता है आपका कैफीन पाया जाता है। इसके साथ ही चाय में पाए जाने वाला अम्ल की बात करें तो टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। दार्जिलिंग की चाय भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्यतया सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिलोडित हौज बायोरिएक्टर। तो सामान्यतः सर्वाधिक में उपयोग लिए जाने वाला जो बायोरिएक्टर है वह बिलोडित हौज बायोरिएक्टर है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है? पहला ऑप्शन है कॉल मुद्रा बाजार, दूसरा ऑप्शन है आपका संपार्श्विक ऋण बाजार, तीसरा ऑप्शन है स्वीकृति बाजार, चौथा ऑप्शन है साधन बाजार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कॉल मुद्रा यानी मांग मुद्रा बाजार है आपका मुद्रा बाजार का उप बाजार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? तो आपातकाल के दौरान आर्टिकल जो 21 होता है यानी जीवन जीने का अधिकार, ये तो आपका निलंबित नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन के अनुसार दिया गया है ये बी हो जाएगा। जीवन की सुरक्षा का अधिकार या जीवन जीने का अधिकार जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है वह आपका मौलिक अधिकार है, आपातकाल लागू होने के उपरांत भी नहीं रद्द होता है। अगर मूल अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में है और आपातकाल का जो वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 18 में है। चलिए स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा मौलिक अधिकार है। और बोलने की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19 के क में बोलने का अधिकार, इसी के तहत कई प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। और प्रेस की स्वतंत्रता उसी में है, आपका 19 के 1 के क में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आर्टिकल 32 में है। कानून के समक्ष समता का अधिकार ये भी आपका मौलिक अधिकार है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं उत्पादक। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी ये स्वपोषी होते हैं। यानी जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं वो सभी उत्पादक हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उत्पादक जो खाता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। जितने भी शाकाहारी हैं वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे। जैसे आपका गाय हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका ए हो जाएगा, बकरी जो है प्राथमिक उपभोक्ता है। घास की बात करें तो घास उत्पादक हो जाएगा। जिन जो प्राथमिक उपभोक्ता का जो खाता है वो द्वितीय उपभोक्ता हो गया, जैसे भेड़िया हो गया, आपका लोमड़ी हो गया। और इन सभी को जो खाता है वो तृतीय उपभोक्ता शेर हो गया। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना का संग्रहण संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्रियाकलाप से, दूसरा ऑप्शन है चतुर्थ क्रियाकलाप से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ही, चतुर्थ क्रियाकलाप से, जो सूचना का संग्रहण है। बात करेंगे अगर तो भारत के अगर 3 सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो होती है वो आपका कार्यपालिका जो होती है नियम को लागू करवाती है, विधायिका जो होती है वो नियम को बनाती है, जबकि न्यायपालिका अगर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को ये देखती है कि किस तरह से लागू वगैरह करना है, इस सबको व्यवस्था करती है। इसके अतिरिक्त भी उसके कार्य हैं। जो हमारी सरकार है उसका चौथा स्तंभ जो माना जाता है वो प्रेस को माना जाता है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है सूचना का संग्रहण वगैरह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल में उत्तर पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण हस्तशिल्प जो उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो उत्तर पश्चिम की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका जगह लाहौर। तो जो मुगल काल था जिसका संस्थापक आपका बाबर था, जो पानीपत के आपका पहले लड़ाई में इब्राहिम लोदी के पराजित कर मुगल वंश का स्थापना किया था। उसके समय उत्तर पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण जो हस्तशिल्प उत्पादक था वो लाहौर था। लाहौर की बात करेंगे तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भी इसको राजधानी बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त
जो महाराजा रणजीत सिंह हैं वो भी इसको अपना राजधानी बनाए थे, लाहौर को। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर के जो संस्थापक हैं वो रामदास हैं। और कश्मीर वगैरह तो ये हो गया आपका, पंजाब वगैरह भी पहले आपका इन्हीं के समय था, जो महाराजा रणजीत सिंह थे उन्हीं के क्षेत्र में आता था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? उनका पुनः मनोनीत नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। वे 2 ही बार मनोनीत हो सकते हैं, ये भी गलत है। वे पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते, ये भी गलत है। उनका कितना भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, एक व्यक्ति कितना भी बार आपका मनोनयन हो सकता है। राज्यसभा के बारे में देखें तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र जो चाहिए वो 30 वर्ष चाहिए, जबकि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 होता है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रत्येक 2 साल पर रिटायर्ड हो जाते हैं। और राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा की बात करें तो यह एक अस्थाई सदन है, कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा का वर्णन देखेंगे तो राज्यसभा का वर्णन आपका आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 79 में आपका संसद के बारे में बताएगा, और इसके अगले आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, आर्टिकल 64 यही बताता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इराटोस्थनीज। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम जो आपका प्रतिपादन किया गया था इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। अगर बात करें भूगोल की, तो भूगोल के पिता जो कहा जाता है हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। जबकि वर्तमान भूगोल के पिता की बात करें तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल के पिता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा संसद। तो केंद्र सूची के जो विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके क्षेत्राधिकार को आपका संसद जो है वो विस्तृत कर सकता है। संसद को हम लोगों ने अभी देखा, आर्टिकल 79 में है संसद जो बनता है आपका राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों के मिलने से बनता है। ये तीनों संसद के अंग है। प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत की कार्यपालिका की जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, और भारत के पहले व्यक्ति भी राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 52 में बताया गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर, इसको देख लेते हैं। ये है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। तो जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी वह ग्रामीण जनसंख्या को वहनीय, विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां नंबर, कि वायु के क्षैतिज जो संचलन होता है वाला ताप का स्थानांतरण डैश कहलाता है। वायु का जो क्षैतिज रूप से होने वाला जो ताप का स्थानांतरण है क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिवहन। तो अभिवहन जो होता है वायु के क्षैतिज संचरण होने के वाला ताप का स्थानांतरण है अभिवहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर, कि एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा किसकी संख्या में गिरावट के कारण होती है? बात करें अगर एड्स की, तो एड्स जो होता है विषाणु के कारण होता है, और इसके विषाणु का नाम है HIV वायरस। एड्स का फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, वायरस के कारण होता है, बता दिया गया। इससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र इससे प्रभावित होता है एड्स से। और इसमें जो आपका न्यून प्रतिरक्षा संख्या गिरावट का जो कारण होता है वो टी लसिकाणु होता है, यानी टी लिम्फोसाइट होता है। यह टी लिम्फोसाइट जो होता है उसी को मार देता है, जिसके कारण हमारी प्रतिरक्षा तंत्र बहुत ही कमजोर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर, कायांतरित चट्टानों में पत्रित की क्रिया से अभिप्राय है। तो जो आपका कायांतरित चट्टानों में पत्रित की क्रिया का अभिप्राय है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुछ सेल में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना कायांतरित चट्टानों में पत्रित की क्रिया का अभिप्राय है। बात करें चट्टानों की तो चट्टानों को 3 भागों में बांट सकते हैं। आग्नेय चट्टान हो गया, आपका अवसादी चट्टान हो गया, और रूपांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान होता है ज्वालामुखी के निकलने से, जो लावा के जमने से निर्मित होता है चट्टान, उसे कहते हैं।
अवसादी चट्टान जो होता है, आग्नेय चट्टानों में आपका अपक्षय के कारण इसका निर्माण होता है। और रूपांतरित चट्टान होता है मूल चट्टानों के ताप, दाब आदि में परिवर्तन के दौरान रूप में होने वाले परिवर्तन से। अवसादी चट्टानों से ही खनिज तेल निकाला जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम डैश द्वारा प्रवर्तित किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो भूगोल में क्रमबद्ध उपागम आपका अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा परिवर्तित किया गया। तो इसका ये हो जाएगा। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को हम लोगों ने अभी देखा, इन्हें आधुनिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। जबकि भूगोल के पिता की बात करें तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की पेरिडोटाइप परत है। तो पृथ्वी की जो पेरिडोटाइप परत है वो मेंटल को बोला जाता है। जो मेंटल है इसको पृथ्वी की पेरिडोटाइप परत बोला जाता है। अगर पृथ्वी की हम आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे ऊपरी सतह जिस पर हम लोग रखते हैं भूपृष्ठ है, इसके नीचे मेंटल होता है, सबसे नीचे कोर होता है। यह सियाल, सीमा और निफे से बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 नंबर, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय याचिका दायर करते हैं। तो मौलिक अधिकार जब आपका हनन होता है तो उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत याचिका दायर किया जाता है, इसमें बताया गया। जबकि बात करें अगर सुप्रीम कोर्ट में तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया जाता है। अगर ये याचिका की बात करें तो याचिका जो है ये आपका यूएसए से लिया गया है। उच्च न्यायालय के वर्णन जो बात करें तो आर्टिकल 214 में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार जो लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे भारतीय संविधान का इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने का वाला कारक है। तो एक पारितंत्र में जो है अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक की बात करें तो ताप भी है, अपर्दन की प्रकृति भी है, मृदा की नमी भी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र, तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो शब्द का प्रयोग किया गया था एजी टांसले के द्वारा किया गया था। टांसले है, इन्हीं के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का पहली बार प्रयोग किया गया था। और सबसे जो अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है आपका समुद्र होता है, महासागर होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है, यानी 5 जगत वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि। इसी के आधार पर आपका 5 जगत विभाजन आधारित है। 5 जगत आधारित विभाजन है। बात करें 5 जगत का विभाजन तो WH विटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, जिसमें समस्त जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया था। कोशिका भित्ति है, ये पेड़ पौधों में पाई जाती है, जबकि कोशिका झिल्ली जो होता है जीवों और पेड़ पौधों यानी पादपों दोनों में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। तो मत्स्य अवतार विष्णु का अवतार है, कूर्म अवतार भी है, परशुराम अवतार भी है, लेकिन दधीची जो है यह आपका भगवान विष्णु का अवतार नहीं है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दधीची जो थे एक ऋषि थे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कटक। कटक जो पड़ता है यह उड़ीसा में पड़ता है और यहीं पर भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। बात करें अगर विश्व का, तो विश्व का चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में स्थित है, मनीला में स्थित है। वहीं अगर कोलकाता को देखेंगे तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। नई दिल्ली आपका गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। चर्म अनुसंधान केंद्र की बात करें तो आपका चेन्नई में है। अगर लखनऊ में देख लेते हैं तो लखनऊ में जो आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है, जबकि गन्ना प्रजनन केंद्र का मुख्यालय कोयम्बटूर में है। जबकि बात करें अगर दलहन अनुसंधान केंद्र की, तो दलहन अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 22वां नंबर। 22वां नंबर है, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। तो जो जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है जस्टिस PN भगवती को माना जाता है। इन्हीं के समय में जनहित याचिका आया था। जनहित याचिका का पहली बार जिक्र जो मिलता है यूएसए से, यूएसए में इस मतलब ये आया। तो भारत में जब जनहित याचिका आया था तब उस समय आपका सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे PN भगवती थे, तो उनसे याद रखना। चलिए
सवाल है धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्धमान प्रतिफल। वर्धमान प्रतिफल है धनात्मक ढाल के पूर्ति वक्र का कारण है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार। ये है आपका राष्ट्रपति की क्षमा दान करने की शक्ति के सिद्धांत में नहीं है, यानी सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति की क्षमा दान की करने की शक्ति की बात करें तो यह आर्टिकल 72 में है, जबकि आर्टिकल 61 में राज्यपाल के क्षमा दान करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने के मामले में वह मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को उतना पावर नहीं है इस मामले में। राष्ट्रपति, बाकी सारे जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? तो जो यूरोप में सामंतवाद था उसके उदय का प्रमुख कारण था रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना। सामंतवाद का मतलब ये भारत में बात करें सामंतवाद का तो गुप्त काल के पतन के बाद भारत में सामंतवाद का उदय हुआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली में किस सुल्तान ने स्वयं को निबादत ए खुदाई कहा था? तो निबादत ए खुदाई जो था वो बलबन के द्वारा कहा गया था। बलबन जो था अपने विद्रोहियों को दबाने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। रक्त एवं लौह की नीति इसके द्वारा अपनाया गया था। बलबन नौरोज उत्सव मनाना शुरू किया था। नौरोज उत्सव बलबन के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसने आपका इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित चालीसा को समाप्त कर दिया, जिसके तुर्कान चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें 40 गुलामों के सरदार होते थे। इल्तुतमिश की बात करें तो इसे इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जबकि गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव डाली गई थी, लेकिन उसका निर्माण का पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और खिलजी की बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, तो यह बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है और इसने अपने धर्म से अपने राजनीति को अलग रखा। गयासुद्दीन तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण करवाया। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा प्रश्न है अधिक जनसंख्या वाले दूसरे को समूह में कौन सा अवरोही क्रम में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पहला होगा चीन, दूसरा होगा भारत, तीसरा होगा यूएसए, चौथा होगा आपका इंडोनेशिया। इसका याद करने का ट्रिक भी है, CIA और IB पाकिस्तान गए, तो C से हो जाएगा चाइना, I से हो जाएगा इंडिया, U से हो जाएगा यूएसए, उसके बाद I से इंडोनेशिया और B से ब्राजील। लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, जबकि इंडिया क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर स्थान पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करेंगे चाइना की तो ये हमसे अभी इनसे आगे हम लोग हो चुके हैं जनसंख्या में। इंडोनेशिया को देखेंगे तो इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीप समूह वाला देश है। सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है। और बात करेंगे ज्वालामुखी की तो इंडोनेशिया में जो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी आते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है? तो किरचॉफ के द्वारा 2 नियम दिए गए थे, जिसमें से प्रथम उनका नियम था वो आवेश संरक्षण से संबंधित था, जबकि दूसरा नियम था वो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित था। तो इस प्रश्न में प्रथम नियम संरक्षण पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, इसका नंबरिंग गलत है तो इसके अनुसार बी ही हो जाएगा आवेश संरक्षण के। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंत्य चक्र के मध्य के अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका एस्ट्रोजन जो है अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है। आपका कि निम्नलिखित में से किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष होता है उसमें घनत्व कम हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सटन एवं बबेरी के द्वारा वंशगति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत का प्रस्तुत किया गया था। अगर देखेंगे अगर आनुवंशिकता का जनक मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने अपना परीक्षण मटर के पौधे पर किया था। और क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो है वाल्डेयर के द्वारा खोजा मतलब नाम दिया गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने का सफलता मिली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डच। जो डच थे, डचों को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने की आपका सफलता मिली। अंग्रेज की बात करें तो अंग्रेज आपका भारत को उपनिवेश बनाए थे। फ्रांसीसी की बात करेंगे तो फ्रांसीसियों के द्वारा हिंद चीन को अपना उपनिवेश बनाया गया था। हिंद चीन की बात करें, हिंद चीन में 3 देश आते थे, तो उसमें से लाओस, कंबोडिया और वियतनाम हिंद चीन में आते थे और इस पर फ्रांसीसी लोग का कब्जा था।
डचो थे, डच का आपका इंडोनेशिया वाले एरिया पर सफलता इन लोगों को मिली थी। अंग्रेज भारत में, तो बात करें अगर भारत में आने वाले कंपनियों का क्रम, तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पर आए थे डच, तीसरे नंबर पर आए थे अंग्रेज, उसके बाद आपका आपका डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे, स्वीडिश आए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? तो अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का कारण था पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, जो 7 दिसंबर 1941 है। इसमें पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिकों का हमला हुआ। इसी के कारण अमेरिका 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से हो गया, जिसके दौरान आपका जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट्समैन, हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, नागासाकी पर जो बम गिराया था उसका नाम था फैट्समैन। पर्ल हार्बर की बात करें तो यह आपका पर्ल हार्बर एक नौसैनिक अड्डा था प्रशांत महासागर में। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपसारी प्लेट सीमा। जो रचनात्मक प्लेट सीमा है उसको अपसारी प्लेट सीमा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, तने में कैम्ब्रियल छल्ले की सक्रियता से पिच की ओर जाने वाली कोशिकाएं डैश है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय जाइलम। अगला प्रश्न है, केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो केल्विन जो चक्र होता है उसमें CO2 का प्राथमिक ग्राही की बात करें तो RuPb होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो हड़प्पा के जो लोग थे वो लोहा का उपयोग नहीं जानते थे। जो लोहा का उपयोग हुआ आपका उत्तर वैदिक काल में लोहा का उपयोग हुआ। हड़प्पा जो सभ्यता, इसे कास्युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी और अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सर्वप्रथम जो धातु थी वो तांबा थी। कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। सोना की बात करें तो सोना का परमाणु संख्या 79 होता है और इसका लैटिन नाम जो होता है ओरम होता है। ओरम होता है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थलों में आता है तो मोहनजोदड़ो आ जाता है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी आता है। और धौलावीरा को हाल ही में जो गुजरात में है उसको यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। हड़प्पा है यह रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निदेशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25वें संविधान। अगला सवाल है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। पहला जवाब सही है। लॉर्ड डफरिन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय जो गवर्नर थे वो आपका लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। तंजौर का राजेश्वर मंदिर, जिससे आपका बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसका निर्माण चोल वंश के शासक राजराज प्रथम के द्वारा किया गया था। चोल वंश के संस्थापक की बात करें तो वो विजयालय थे। चोल की जो नौसेना थी वो नौसेना बहुत मजबूत थी, नौसेना के लिए जाने जाते थे। और चोल जो शासक थे वो स्थानीय स्वशासन की भी उनकी एक प्रमुख विशेषताएं थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि देश की भुगतान शेष में एकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुगतान शेष में संतुलन होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? तो 2026 तक लोकसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया है इसको स्थगित किया गया है 84वें संविधान संशोधन 2001 के तहत। हमारा प्रश्न जो है समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा